हेलो फ्रेंड्स, आज अपन देखने वाले हैं क्लास 12th का किरण प्रकाशी का पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 पहले बता चुका हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर जाके ज़रूर देखिए। देखिए ये वाला जो चैप्टर है मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में 13 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 13 नंबर का। मैं आपके सामने पहले वाले का पिछले साल का पेपर लेकर आया हूँ 2020 का। देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस किस प्रकार से बन रही, देखिए यहाँ पर जैसे ये एक प्रश्न आया क्वेश्चन नंबर 10, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें लिखिए। परावर्तन जो भी अपना चल रहा है इसके कोई भी दो अनुप्रयोग लिखिए। नेक्स्ट, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। फोकस दूरी के बारे में डिटेल आज अपन पढ़ने वाले हैं। फोकस दूरी का व्यंजक ज्ञात करना है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी में क्वेश्चन, ये प्रकाश के व्यतिकरण वाला, इसका जस्ट अगले वाला चैप्टर है लेकिन है इसी का फ्रिंज चौड़ाई का, यहाँ से ही शुरुआत होती है इसकी। ध्रुवण किसे कहते हैं, इसके लिए बूस्टर नियम लिखिए। ये इसके किरण प्रकाशीय का सेकेंड वाला चैप्टर है। और देखिए 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण 40 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबाई। ये जो क्वेश्चन आ रहा है इसके बारे में आज मैं बेसिक्स बताने वाला हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 4 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आज का वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आज का वीडियो नहीं देखा तो इसके अगले वाला जो वीडियो आने वाला है उसमें मैं आपको ये क्वेश्चन करवा कर बताऊँगा, ठीक है। तो इसकी उस वीडियो के लिए, उस क्वेश्चन को करने के लिए आज का वीडियो आपको देखना जरूरी है, ताकि अपने को पता चले वक्रता त्रिज्या किसकी। जैसे अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या माइनस में लिखते हैं और उत्तल दर्पण की प्लस में लिखते हैं। अब आपको पता ही नहीं क्यों लिखते हैं, तो उसके बारे में मैं डिटेल आज आपको बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए, तो आज हमारे पास जो टॉपिक है गोलीय दर्पण के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, आपको बताया था मैंने पहले ही। एक अवतल दर्पण, इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, और एक उत्तल दर्पण। ये दो प्रकार के गोलीय दर्पण होते हैं, आपको पता है। अब देखिए गोलीय दर्पण इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक गोले के भाग होते हैं। ये अगर एक गोला है जिसका अगर मैंने इतना सा भाग काट दिया, माना कि इतना सा भाग को क्या कर दिया मैंने, यहाँ पर पॉलिश कर दी। अगर मैंने बाहर की तरफ पॉलिश कर दी, प्लीज ध्यान दीजिए, तो ये अवतल दर्पण। और अगर एक गोला था उसमें मैंने इतना सा भाग काट कर, ध्यान दीजिए इस वाले को मैं बोल रहा हूँ, जिसे मैंने इतना सा इसका भाग काट कर इसके इस तरफ मैंने पॉलिश कर दी अंदर की तरफ, तो ये उत्तल दर्पण बन गया। तो हम नॉर्मली अवतल दर्पण को किस तरीके से दर्शाते हैं, ये केवल इतना सा लेते हैं और ये बाहर इन लाइनों का मतलब है पॉलिश की हुई, और ये उत्तल दर्पण को दर्शाने का तरीका होता है, ये हमारे पास उत्तल दर्पण होता है। क्लियर बात है, इतनी सी बातें अपने को पता थी। अब देखिए इसमें कुछ परिभाषाएं जो आपको पता होनी चाहिए, आपने देखी होगी। जैसे ही अपन चित्र बनाते हैं, देखिए मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। मैं यहाँ पर एक इस तरीके से लाइन खींच रहा हूँ, इन दोनों की कॉमन ले रहा हूँ, लेकिन कॉमन नहीं है, यूँ समझिएगा, इसके लिए अलग लाइन है और उसके लिए अलग लाइन है, ठीक है। उसके बारे में अपन बाद में देखेंगे, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए इसके कुछ डेफिनेशंस होती हैं जिनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली डेफिनेशंस आपसे पूछता है, कुछ परिभाषाएं आपको पता होनी चाहिए। ध्रुव किसे कहते हैं, तो अगर आपने इस दर्पण को इतना सा पॉलिश किया यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो जो हमारे पास परावर्तक पृष्ठ है उसका मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। इंग्लिश में इसको पी से दर्शाते हैं, क्योंकि इंग्लिश में इसका नाम होता है पोल, ठीक है। तो ध्रुव हमारे पास होता है, कोई भी दर्पण अगर दिया है उसका मध्य बिंदु, दर्पण अगर हमारे पास दिया है उसका मध्य बिंदु, पूरे गोले का मध्य बिंदु नहीं, दर्पण का मध्य बिंदु हमारे पास क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। इसका भी ध्रुव कहाँ होगा, तो इसका ध्रुव यहाँ होगा। क्लियर बात है, ये उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है, ये डेफिनेशन आपको समझ में आई। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी वाली डेफिनेशन पूछता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, ये सब 10th की बातें हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में बताऊँ। वक्रता त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं। देखिए वक्रता त्रिज्या क्या होती है, कोई भी हमारे पास अगर दर्पण दिया है वो किसी न किसी गोले का भाग होता है। ओबियस बात है, किसी न किसी गोले का भाग होगा। इस गोले का भाग जैसे ये दर्पण है, ठीक है। तो हमारे पास जो दर्पण, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, अगर उसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो किसी भी दर्पण के जिस गोले का वह भाग है उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। वक्रता केंद्र भी पूछेगा, यहाँ पर वक्रता केंद्र भी पूछेगा। तो जिस गोले का दर्पण भाग है, देखिए कोई भी दर्पण अगर अपन यूज करते हैं वो किसी न किसी गोले का भाग है, और उस गोले का केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र, जिसको सी से दर्शाते हैं। और उस गोले की त्रिज्या क्या कहलाती है,
वक्रता त्रिज्या कहलाती है। जैसे यहाँ पर अगर देखी जाए तो ये किसी गोले का भाग होगा, इधर तो पॉलिश की नहीं हुई, तो यहाँ पर कोई ना कोई केंद्र हो तो इसका सी यहाँ पर आ जाता है और इसकी त्रिज्या ये हो जाती है आर। क्लियर बात है? ठीक है, तो वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या आपको समझ में आई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पूछता है, चौथे नंबर पर आता है फोकस। फोकस, ठीक है, देखिए फोकस क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। फोकस होता है इसका जो हमारे पास त्रिज्या, ये इस सी पॉइंट को बोलते हैं वक्रता केंद्र और पी पॉइंट को बोलते हैं ध्रुव। इन दोनों के मध्य बिंदु को बोलते हैं फोकस। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए याद रखिएगा। इसके मध्य बिंदु क्या बोलते हैं? फोकस, और इसको एफ से दर्शाते हैं। तो फोकस किसे कहते हैं? तो वक्रता केंद्र और ध्रुव का मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं। क्लियर बात है? क्लियर है? आप डेफिनेशंस आपकी किताब में से ज़रूर लिखिएगा देखकर। ठीक है, नेक्स्ट फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो नॉर्मल बात है, फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। सिंपल सी बात है, ये आ जाएगा फोकस दूरी हमारे पास। एक और टॉपिक यहाँ पर, ठीक है, फोकस दूरी। क्लियर बात है? फोकस दूरी किसे कहते हैं? फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्लियर बात है? यहाँ तक ये समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है फोकस, और इसके बारे में पढ़ना है अपने को। एक और होता है हमारे पास मुख्य अक्ष। तो जो ये मैंने लाइन बनाई है इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? किसी भी दर्पण के ध्रुव से गुजरने वाली लंबवत रेखा, दर्पण की लंबवत जो रेखा गुजरती है उसको हमारे पास मुख्य अक्ष बोलते हैं। मुख्य अक्ष का इतना कोई काम नहीं है, केवल ये जो लाइन है इसको अपन क्या बोलते हैं? ये पूरी मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। इसका कोई विशेष काम तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, ये फोकस हो गया। इस फोकस को बहुत सारी बार मुख्य फोकस भी बोलेंगे, तो डरने वाली बात नहीं। मुख्य फोकस और फोकस वही चीज़ होती है। क्लियर बात हुई? यहाँ तक समझ में आया आपको? दर्पण के बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको पता चली। अब देखते हैं, देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको एक स्पेशल टॉपिक है जिसको बोलते हैं चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी का मतलब होता है किसको प्लस में लेना है, किसको माइनस में लेना है। तो थोड़ा सा इसको अपन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये जो टॉपिक है हमारे पास चिन्ह परिपाटी, कोई कठिन टॉपिक नहीं है। इसमें आपने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होता, अगर जैसे कि अगर मैं इसको मान लूँ एक्स अक्ष, अगर ये मानकर चलेंगे, हालांकि ये होता नहीं है, केवल ये मानकर अगर आप चलेंगे तो आपको थोड़ा सा आसान होगा। देखिए, तो अगर हमारे पास जिस तरीके से चतुर्थांश होते थे, तो इधर हमारे पास क्या होता था एक्स में, बताइए। तो इधर अपन चलते थे, इस दिशा को अपन मानते थे धनात्मक। क्या मानते थे? धनात्मक। ये मानकर अगर आप चलेंगे तो आप हमेशा याद रख पाएंगे। इस दिशा को अपन क्या मानते थे? ऋणात्मक। ये मानते थे, ये होता था एक्स अक्ष वाई अक्ष। अगर आपने पढ़ा होता था, ऊपर जो भी चीज़ लिखी होती थी या दी होती थी, वाई में ऊपर चलते थे तो क्या आता था? धनात्मक आता था। और वाई में नीचे की तरफ चलते थे, अपने पास क्या आता था? ऋणात्मक। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, आप कभी नहीं भूलेंगे अगर ये वाली चीज़ अगर याद रख ली तो। देखिए ये क्यों आवश्यक है। तो अब देखिए, कभी भी अगर आपके पास जैसे कोई भी दर्पण दिया हो, जैसे कोई भी दर्पण हमारे पास, माना कि ये दर्पण आ गया, ठीक है, ये दर्पण आ गया हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास जैसा कि इसका ये माना कि मैंने मुख्य अक्ष है। देखिए एक उदाहरण देकर बता रहा हूँ मैं आपको। वहाँ क्वेश्चन में कुछ नहीं देगा, वहाँ क्वेश्चन में डायरेक्ट दे देगा एक अवतल दर्पण है, ठीक है, जैसा कि हमारे पास दे दिया यहाँ पर 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण। तो यहाँ पर आपको प्लस का 40 सेंटीमीटर या माइनस का 40 क्या लेना है? तो देखिए यहाँ पर माइनस का 40 लेना पड़ेगा, जबकि प्रश्न में कुछ नहीं दिया है, उसने अवतल दर्पण दिया। आपको अंडरस्टूड होना है कि इसको माइनस का लेना है। क्यों लेना है? देखिए मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए ये हमारे पास हो गया एक अवतल दर्पण। अभी अपन ने पढ़ा अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या किधर होती है? इधर होती है। जैसे कि माना कि इसका केंद्र ये है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या किधर होगी? इधर होगी, नहीं होगी? और इसकी फोकस दूरी भी किधर होगी? इधर होगी, नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो देखिए अगर इधर जो आता है, तो इधर अपन ने देखा, देखिए इधर जो चलते हैं एक्स अक्ष में, अगर इसको प्लस का एक्स मान, इसको मूल बिंदु मान लो, इधर अगर अपन चलेंगे तो क्या आएगा? माइनस में आएगा ना। तो कभी भी ध्यान देना, अवतल दर्पण की जब भी वक्रता त्रिज्या को लिखा जाए वो नेगेटिव आती है, माइनस में आती है, और उसकी फोकस दूरी को लिखा जाए तो भी नेगेटिव में आती है अवतल दर्पण की। क्लियर बात है? उसी तरीके से अगर अपन उत्तल दर्पण की तरफ चलते, देखिए उत्तल दर्पण को मैं बनाकर एक बताता हूं मैं आपको यहाँ पर। जैसे कि मैं इधर चित्र बना लेता हूं एक। अगर आपने अभी उत्तल दर्पण अभी अपन ने देखा था जैसा कि, तो देखिए उत्तल दर्पण में क्या हो रहा था?
इधर पॉलिश की जाती थी, पॉलिश से कोई मतलब नहीं यहाँ पर, किरण इधर से आती थी, लेकिन इसका वक्रता केंद्र किधर था, क्योंकि इधर गोला इधर बन रहा है, इसका वक्रता केंद्र इधर था, तो इसकी त्रिज्या हम इधर नापते थे और इसका फोकस भी हमको इधर ही मिलता था, ठीक है, इस साइड में मिलता था। तो उत्तल दर्पण की बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, वक्रता त्रिज्या सदैव पॉजिटिव होती है, क्योंकि इस साइड में क्या होता है प्लस और इस साइड में होता है माइनस, और इसकी फोकस दूरी भी क्या होती है हमेशा पॉजिटिव होती है। इतना आसान तरीके से आपको कभी नहीं दिखेगा, कभी नहीं मिलेगा, बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना आपको। वक्रता त्रिज्या उत्तल दर्पण की हमेशा प्लस में लिखनी है, फोकस दूरी भी प्लस में लिखनी है, और अवतल दर्पण की माइनस में लिखनी है और ये भी माइनस में। पहली चीज समझ में आई। दूसरी बात, कभी भी आपने 10th में देखा होगा प्रतिबिंब बनाते तो अपन इस तरीके से लिखते हैं, जैसा कि हमारे पास प्रश्न आया देखिए, 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या में अवतल दर्पण से सम्मुख 40 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी। तो ऑब्वियस बात है 5 सेंटीमीटर की लंबाई की, हमेशा वस्तु की लंबाई इस तरीके से रखते हैं अपन। तो देखिए ऊपर की साइड में अपन ने क्या देखा था, ऊपर हमेशा वाई अक्ष में क्या होता है धनात्मक, तो वस्तु की जो लंबाई होती है, प्लीज याद रखिएगा, वस्तु की लंबाई सदैव धनात्मक आती है। क्लियर है। अब वस्तु हमेशा ऑब्वियस बात है ना इधर ही रखी जाएगी। अगर आपके पास कांच है, आप जो जिस मिरर में देखते हैं, दर्पण में देखते हैं, तो आप हमेशा उसके सामने ही रहेंगे, पीछे थोड़ी ना रहेंगे, पॉलिश से इधर ही खड़े रहेंगे, भले इसमें भी देखेंगे तो भी खड़े तो इधर ही रहेंगे। तो वस्तु की लंबाई तो सदैव पॉजिटिव आएगी, लेकिन उसकी दूरी जो आपके पास दी गई है, इस दूरी को u से दर्शाते हैं, ये अपन आगे देखेंगे, इसको अपन u से दर्शाते हैं, u और v अगर आपने पढ़ा हो तो इसको बोलते हैं वस्तु की दूरी। क्या बोलते हैं? वस्तु दूरी। तो वस्तु की जो दूरी होती है u, वो सदैव इधर आती, देखिए इधर, तो इधर क्या है ऋणात्मक, तो वस्तु की दूरी सदैव आपको नेगेटिव लेनी है। देखिए अभी थोड़ा सा बोरिंग बाई चांस लग सकता है आपको, लेकिन ये केवल एक बार देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा अगर मैं क्वेश्चन करूंगा तो। ये बहुत ही बेसिक बात है। अब देखिए इसके आगे, अगर आपका, अब देखिए प्रतिबिंब का कुछ नहीं है ऐसा, प्रतिबिंब अगर इधर बन रहा है, जैसे कि इसमें भी अवतल दर्पण में एक बार प्रतिबिंब इधर भी बनेगा, मैं अगर आगे बनाकर बताऊंगा। अगर प्रतिबिंब इधर बन गया, जैसे कि हमारे पास प्रतिबिंब इधर बन गया, तो इधर क्या आएगा कि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होती है, ऊंचाई अगर सीधा बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा मतलब ये, तो हमेशा उसकी लंबाई अपन काई में मानेंगे? पॉजिटिव में। और अगर उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, जैसे कि बहुत सारी बार मैं आगे बनाकर बताऊंगा आपको, इस तरीके से प्रतिबिंब बनने वाला है, तो उसकी लंबाई को अपन क्या मानेंगे? नेगेटिव में मानेंगे, क्योंकि नीचे की साइड में वाई अक्ष में नेगेटिव आता है। एक और चीज देखिए, ये दर्पण है, दर्पण की पीछे की साइड में आ रहा है, तो दर्पण के अगर पीछे प्रतिबिंब बने, तो जो v होता है, v मतलब होता है जो प्रतिबिंब की दूरी इस साइड में हमेशा प्लस में आती है। और अगर इसी साइड में मिले, पीछे नहीं उसके आगे ही बने किसी भी दर्पण के, तो प्रतिबिंब की जो v होता है वो हमेशा नेगेटिव में लेना है आपको, नेगेटिव में लेना है। मतलब देखिए ये दूरियां लेनी बहुत ही आवश्यक है। आपको थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, लेकिन ये बहुत ही आवश्यक कारण है। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक प्रश्न दे दिया, देखिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या का अवतल दर्पण है, तो इसको ऐसे लिखते हैं, वक्रता त्रिज्या इसकी r बराबर दिया है -40 सेंटीमीटर, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, सम्मुख 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, सम्मुख मतलब इधर सामने, सम्मुख 40 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी, तो वस्तु की दूरी को u से दर्शाते हैं, और सम्मुख रखा है इसलिए -40 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी, वस्तु हमेशा सीधी रखी जाती है, इसलिए वस्तु की लंबाई को अपन आई से अगर दर्शाते हैं, तो आई जो है हमारे पास प्लस का 5 सेंटीमीटर, इस तरीके से चिन्ह बनाने पड़ेंगे आगे क्वेश्चंस में आपको। ठीक है। तो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी और आकार बताइए। तो मैं यहाँ पर आपको, मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बता सकता हूँ, इसकी दर्पण से दूरी भी आएगी 40 सेंटीमीटर और उसका आकार आएगा 5 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस का उल्टा बनेगा, और ये प्लस, ये भी माइनस का आएगा। देखिएगा इसको मैं पूरा करके बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो कैसे आया। ठीक है। इसके लिए आपको किस तरीके से चित्र बनते हैं, कहाँ कहाँ रखने पर कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनते हैं, ये वाली चीज़ें आपको जाननी आवश्यक है। तो ठीक है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ कुछ भी नहीं बताया, मैंने केवल आपको ये बताया जो आप स्वयं जानते थे। एक अक्ष में इधर धनात्मक होता है, इधर ऋणात्मक होता है, ऊपर धनात्मक होता है, नीचे ऋणात्मक होता है। बस उसी चीज़ को मैंने डिटेल में यहाँ पर समझाया, किस तरीके से अपन ने दर्पणों में उपयोग करना है।
क्लियर बात है, क्योंकि हमारे पास अवतल दर्पण इधर इस गोले का भाग होता है तो इसकी सभी चीज़ें इधर होती है, इसलिए ऋणात्मक। उत्तल दर्पण इधर के गोले का भाग होता है, इसलिए इसकी सभी चीज़ें धनात्मक आएगी। क्या क्या चीज़ें आएगी अपन आगे डिटेल में और बाद में पढ़ेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।